आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कूलाम लॉ के बारे में, जो ये बताता है कि अगर दो बिंदु आवेश हों और Q1 और Q2 हों और उनके बीच का डिस्टेंस R हो और बीच में अगर कोई मीडियम हो तो उनके बीच कुल कितना फोर्स लगेगा। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अच्छा, कूलाम का जो लॉ है मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो ग्रेविटेशनल लॉ था जो आपको ये बताता है कि अगर कोई दो बॉडी है M1 और M2, इसका द्रव्यमान है और दोनों की सेंटर से बीच की दूरी जो है R है, तो इनके बीच कुल कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो इसके बारे में न्यूटन ने हमें बताया था कि ये जो फोर्स होगा वह जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा वह प्रोपोर्शनल होगा M1 के, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होगा वह प्रोपोर्शनल होगा M2 के, और इसके बाद से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल होगा वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के सेंटर से बीच की दूरी जो R है उसके स्क्वायर की। तो न्यूटन ने ये चीज़ें हमको बताई थी कि दो बॉडी है M1 है M2 है और दोनों के बीच में अगर सेंटर से बीच की दूरी उनकी R है तो उन पे लगने वाला जो फोर्स है वह M1 के प्रोपोर्शनल होगा, M2 के भी प्रोपोर्शनल होगा और दोनों के सेंटर के बीच की दूरी के स्क्वायर की जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम सबको आपस में मिला दें तो हमने 11th में इसके बारे में पढ़ा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है वह कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके बारे में 11th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर G जो है वह एक कांस्टेंट है, G इज कांस्टेंट which is said यहाँ पे जो G है वह यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका मतलब ये कि कहीं पे भी इस यूनिवर्स में कहीं पे भी जो दो बॉडी होगी तो दोनों की मास के कारण उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वह हमेशा जो है G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पे G कांस्टेंट की अगर बात करें तो G क्या बताता है कि अगर कोई दो बॉडी है जिसमें पहले का द्रव्यमान 1 kg है और दूसरे का द्रव्यमान 1 kg है और दोनों के सेंटर के बीच की दूरी अगर R जो है वह 1 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए G को समझिए। अगर दो बॉडी है, एक M1 1 kg का है, M2 भी 1 kg का है और दोनों के सेंटर से बीच की दूरी जो है वह 1 मीटर है, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वह होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ठीक है, तो एक तरह से हमारे लिए रेट का भी काम करेगा, ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो G का वैल्यू यहीं से लिया गया है कि अगर दो बॉडी है 1 kg का है, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो उन पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो 1.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन के बराबर होगा। अच्छा, तो ये G का वैल्यू भी है। ठीक है, हाँ, या मैं इसे लिख देता हूँ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये कब होगा? इस कंडीशन में होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर कांस्टेंट की बात करें तो G के लिए हम यही कांस्टेंट यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पर G का जो मान होगा
अगर इसकी यूनिट की बात करें तो जी बराबर होगा 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 11। अच्छा, जी की अगर मात्रा की बात करें तो यहाँ पर ये न्यूटन हो जाएगा, आर भर जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और m1 m2 नीचे आ जाएगा तो किग्रा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से न्यूटन ने जो हमको फॉर्मूला दिया F फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, उसमें G जो कांस्टेंट है उसका ये वैल्यू आता है। ठीक है, अच्छा अब हमको कूलाम लॉ को समझना है। तो देखो इस यूनिवर्स में तीन ऐसे फोर्स होते हैं, पहला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स, और तीसरा मैग्नेटिक वो जो फोर्स होता है। ये तीन ऐसे फोर्स हैं जो बिना कांटेक्ट के फोर्स हैं, बिना कांटेक्ट के जो है, हाँ एक न्यूक्लियर फोर्स भी आएगा बाद में, अभी हम इन तीनों की बात करते हैं। तो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है और मैग्नेटिक का जो फोर्स है, ये तीनों फोर्स जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है। इसका मतलब ये होगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है, मतलब यहाँ पे जिन दो बॉडी के बीच फोर्स हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, उनके सेंटर से बीच की दूरी के स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तीनों फोर्स जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करते हैं। ठीक है, तो कूलाम जो थे, कूलाम जो है ये आए थे करीब 1785 ईस्वी में। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो है ये जानने का प्रयास किया कि अगर दो बॉडी चार्ज है तो उन दोनों के बीच में कुल कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, अच्छा तो उन्होंने एक तरह से मैं आपको कहूँ तो उन्होंने न्यूटन का जो ये लॉ है, ग्रेविटेशन लॉ है, इसकी ही उन्होंने कॉपी की हुई थी। कैसे किया था उन्होंने, इससे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दो बॉडी है, मान लो एक पे चार्ज Q1 है, एक पे चार्ज Q2 है, और मान लो इन दोनों के सेंटर की बीच की दूरी r है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर कूलाम ने लगभग टोटल इसकी कॉपी करने का प्रयास किया। कैसे किया उन्होंने, देखिए यहां पर जैसे दो मास है, दो बॉडी है, दोनों का मास m1 m2 है, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा m1 और m2 दोनों के प्रोपोर्शनल होगा। तो ठीक उन्होंने भी इसको निकालने का प्रयास किया कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल होगा, इलेक्ट्रिकल जो फोर्स होगा वह प्रोपोर्शनल होगा Q1 के, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होगा वह प्रोपोर्शनल होगा Q2 के, और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के सेंटर के बीच की दूरी के स्क्वायर। ठीक है, तो चूंकि ये भी बिना कांटेक्ट का ही फोर्स है, तो कूलाम ने एक तरह से सोचा कि इस पे भी इस तरह की का कंडीशन जो है लागू होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से क्या होता है कि इन्होंने इसको करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों में काफी डिफरेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स में और इलेक्ट्रिकल फोर्स में काफी डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे क्या क्या समस्याएं उनके सामने आई, उसको हम चलो एक बार डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो दो बॉडी है, m1 है m2 है, और इनकी यहाँ पे जो m1 और m2 के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वह हमेशा जो है अट्रैक्शन का फोर्स होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये सबसे पहला डिफरेंट दोनों में, कि ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है वह हमेशा जो है अट्रैक्शन का फोर्स होता है, जबकि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है वह अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों का फोर्स होता है। हमने बात किया था कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो नेगेटिव बॉडी है और नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो वो दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर दो बॉडी प्लस, एक पे चार्ज प्लस और एक पे माइनस है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंट ये था। दूसरा देखिए जो डिफरेंट यहाँ पे ग्रेविटेशनल
फोर्स में और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स में जो दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस था कि यहाँ पे M1 और M2 के बीच में किसी भी तरह का कोई भी मीडियम आ जाए तो फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, यहाँ मीडियम कोई भी बीच में आ जाए तो फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे दो बॉडी अर्थ पे कहीं रखा हो, एयर में रखा हो, वाटर के अंदर रखा हो, कहीं पे भी रखा हो, तो ये इसका वैल्यू जो है इफेक्ट नहीं होगा, मतलब मीडियम जो है इसको इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे देखा गया, उन्होंने देखा कि अगर बीच में मीडियम चेंज हो जाता है, जैसे मीडियम अगर वैक्यूम है, वैक्यूम में अगर इसको रखते हैं कोई मीडियम नहीं है, अगर मीडियम आपका एयर आ जाता है या फिर मीडियम आपने जो है बीच में आपने जो है कोई डायरेक्ट जो है पदार्थ जो है डायरेक्ट मटेरियल जो है बीच में अगर रख दिया, या फिर इसको वाटर में देखें, मतलब मीडियम अगर आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे फोर्स पे इफेक्ट आ जाएगा, मतलब वो फोर्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो जो है काफी बड़ा डिफरेंस था दोनों में। अच्छा, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और जो आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे देखो ये बॉडी M1 है M2 है, हम पूरी बॉडी को एक साथ इसका वैल्यू लेते हैं और यहाँ पे पूरी बॉडी का एक साथ वैल्यू लेते हैं और यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। लेकिन हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये जो कूलॉम लॉ है, जो डेरिवेशन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, जो यहाँ पे फोर्स हम निकालने जो है फोर्स का फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, ये सिर्फ जो है पॉइंट चार्ज के लिए ही ट्रू होगा। पॉइंट चार्ज, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो बॉडी है, इस दो बॉडी पे कितना अगर कुछ चार्ज है और इस दो बॉडी पे चार्ज है, तो इस पूरी बॉडी के साथ जो है हम नॉर्मली इस तरह का फॉर्मूला रख के जो है फोर्स का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आप जो है मान लो एक दो बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर इस बॉडी के अंदर किसी पॉइंट पे कितना चार्ज है, यहाँ जो बॉडी है इसके किसी एक पॉइंट पे कितना चार्ज है। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे कितना चार्ज है और इस पॉइंट पे कितना चार्ज है, तो फिर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का ही जो है फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस पूरी बॉडी पे अलग अलग बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं और इस पे भी बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं, तो फिर हमारे पास एक तरीका है कि हम इसको इंटीग्रेट करके जो है इसका वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कूलॉम लॉ हमेशा याद रखिएगा, यह सिर्फ जो है ट्रू फॉर पॉइंट चार्ज, ट्रू फॉर पॉइंट चार्ज, यह सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, मतलब बिंदु आवेश के लिए ही सत्य होगा जो हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। तो ये तीन मुख्य समस्याएं हैं। ठीक है, फिर से डिस्कस कर लें। जो पहली समस्या थी वो ये कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों है। दूसरी चीज, यहाँ पे बीच में कोई भी मीडियम आ जाएगा तो ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे कोई मीडियम आ जाता है तो वह फोर्स पे जो है प्रभाव डालेगा। तीसरी चीज, यहाँ पे पूरी बॉडी के साथ इस पूरी बॉडी के साथ जो है हम M1 M2 का वैल्यू रख के और दोनों के सेंटर से बीच की दूरी को यहाँ रख के हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके में फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कूलॉम लॉ जो है या फिर यहाँ पे जो फोर्स का हमारा फॉर्मूला आएगा, ठीक है, वह सिर्फ जो है पॉइंट चार्ज के लिए ही सत्य होगा। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह की कुछ समस्याएं आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सपेरिमेंटली जो है इस पे काफी समय दिया और फिर ओवरऑल लास्ट में जो है उन्होंने जो है फार्मूला कैलकुलेट किया। लेकिन हाँ, जो भी फार्मूला आया वह सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए था। ठीक है, एक पॉइंट पे कितना चार्ज है, दूसरे पॉइंट पे कितना चार्ज है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में जो है हम फोर्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स था वह किसी पॉइंट पे कितना चार्ज है, ठीक है, Q1 उसके प्रोपोर्शनल था। यहाँ पर जो Q2 है, ठीक है, दूसरे वाले पॉइंट पे कितना चार्ज है उसके प्रोपोर्शनल था, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस r है उसके स्क्वायर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, मतलब ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब अगर सबको हम आपस में मिला दें तो देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा वह आएगा। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट दिया G, ठीक है, तो उस तरह का कांस्टेंट हमको यहाँ पे भी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट है, अभी हम इसको K लिखते हैं, अभी इसके बारे में हमको डिस्कस करना है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि ये मीडियम की जो है इफेक्ट डालेगा, तो बीच में मीडियम के अनुसार जो है हम यहाँ पे की का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अच्छा तो अब अगर हम यहाँ पर अगर हम की कॉन्स्टेंट लगा दें तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन के आता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ऑफ ई इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन के आता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद से अब हम ओवरऑल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि के का वैल्यू कैसे निकाला गया, ठीक है, और इससे चीज संबंधित चीजें। ठीक है, इसको नोट करिए। अब देखिए, अब हम यहां पर की के बारे में बात करेंगे। अब यहां पे देखो, ये देखा गया कि जो के होगा, के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसी भी मीडियम के परमिटिविटी के। अब यह एक नया शब्द आता है, परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी क्या होता है? तो देखो क्या होता है कि जैसे मान लो 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है और हमको इस पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 के बीच फोर्स का कैलकुलेशन करना है और बीच में कोई एक मीडियम है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा कि सपोज दैट मानो कि इसने इसको अटैक करने के लिए या रिपेल करने के लिए कुछ लाइंस भेजी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, अगर नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बात करेंगे। 11th में आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन के बारे में पढ़ा होगा, तो इस तरह की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होती है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे समझो कि यहाँ पर इस पॉइंट पे जितना चार्ज Q1 है और Q2 है, दोनों के बीच का हमको फोर्स का कैलकुलेशन करना था और इस पॉइंट से कुछ रेखाएं इसको अटैक करने के लिए या रिपेल करने के लिए कुछ लाइनें यहां से यहां तक पहुंचे। ठीक है, अच्छा अब देखो, मान लो सपोज दैट 100 लाइनें निकली। अच्छा, अब 100 लाइनें यहां से इस पॉइंट पर पहुंची, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंची ताकि उसको अटैक करे या रिपेल करे। लेकिन मीडियम ने क्या किया, उसमें से कुछ लाइनों को ऑब्जर्व कर लिया, मतलब उसके इफेक्ट को नष्ट कर दिया। ठीक है, मान लो 100 लाइनें निकली, उसमें से 40 को मीडियम ने डैमेज कर दिया। ठीक है, तो कितनी लाइनें बची? 60 लाइनें बची। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो 60 लाइनें बची और 40 लाइनें डैमेज हो गई, तो अगर मीडियम की परमिटिविटी की बात करें तो जितने को इसने डैमेज कर दिया वही उस मीडियम की परमिटिविटी है। 60 को इसने अलाउ किया, वो इसकी परमिटिविटी नहीं है, लेकिन जितने को इसने डैमेज कर दिया वो इसकी परमिटिविटी है। ठीक है, अच्छा, परमिटिविटी, और जब हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे एक शब्द आएगा परमिटिविटी। ठीक है, हिंदी में इसको जो है वैद्युशीलता बोलते हैं, परमिटिविटी को वैद्युशीलता बोलते हैं और परमिटिविटी को चुंबकशीलता बोलते हैं। मतलब मीडियम जो है उसके कितने इफेक्ट को नष्ट कर देगा वही जो है उसकी परमिटिविटी होती है। अब यहाँ पे देखो, तो इसको जो है हम एप्सिलॉन शब्द से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर यहाँ पर मीडियम जो है हमारा एयर है या फिर वैक्यूम है, तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का यूज करते हैं, एप्सिलॉन और ये नॉट। ठीक है, तो अगर मीडियम एयर है या वैक्यूम है तो हम एप्सिलॉन के साथ यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब जरा समझो, अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है
तो वो फोर्स को क्या करेगा, कम कर देगा, और अगर मीडियम की परमिटिविटी कम है तो वहां पे फोर्स ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो के का वैल्यू है, जो के का वैल्यू है वह उसकी परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब परमिटिविटी ज्यादा तो कांस्टेंट का वैल्यू जो है कम हो जाएगा, परमिटिविटी कम है तो कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे नॉट को हटा देते हैं, अभी हम एप्सिलॉन ही यूज करते हैं यहाँ पर। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा कि का जो वैल्यू है वह एप्सिलॉन की जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे देखो, अच्छा इसके साथ साथ दूसरी चीज कि जैसे ये जो पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज जो है इसको खींचने के लिए, रिपल्सन या ट्रैक्शन का फोर्स लगाने के लिए बहुत सारी लाइनों को ऐसे निकालें। ये अपने आप में से बहुत सारी लाइनों को यहां से निकालेगा, इसमें से कोई एक लाइन यहां पर पहुंचेगी। ठीक है। अब देखो यहां पर इसका मतलब ये होता है कि कोई एक लाइन यहां तक पहुंचेगी जो उसको अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। अब यहां पर एक समस्या ये थी कि यहाँ पे इस पॉइंट चार्ज से जितना भी फोर्स, जितनी भी लाइनें निकलेंगी इसको खींचने के लिए, वह जो है कुल लाइनों की संख्या में डिवाइड हो जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे कहें कि एक पॉइंट के चारों ओर का जो एंगल होता है, चारों ओर का एंगल जो होता है 4 पाई होता है, तो वो 4 पाई में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो के का वैल्यू है वह 4 पाई की भी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमको के का वैल्यू मिल जाता है। तो यहां पर हम देखेंगे तो के का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम एयर या वैक्यूम की बात करें तो जो के का वैल्यू होगा वह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमको के का वैल्यू मिलता है। ठीक है। अच्छा, अभी हम इसके बाद डायरेक्टली कांस्टेंट की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट हम किस लिए लगा रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो किसी मीडियम की जो है एयर या वैक्यूम की जो है परमिटिविटी है। दोनों का वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, वैक्यूम के में और एयर में। तो फिर दोनों के लिए हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से अगर हम सबको आपस में ज्वाइन कर दें तो हमको दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो हमको फोर्स मिलता है, मान लो ये पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज, ये Q1 है और ये Q2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो वैल्यू होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो वैल्यू होगा वो हमको मिलेगा, अगर मीडियम एयर है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर इसको मिटा लेते हैं। अब यहां पर अगर हम ये जो कांस्टेंट के है पहले यहां पे लिख लेते हैं, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होगा दो बिंदु आवेश के बीच वह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जहां पर के का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के का वैल्यू। अब यहाँ पे देखो, अगर मीडियम बीच में एयर है तो फिर बाय एक्सपेरिमेंटली जो है हमको इसका वैल्यू भी पता चलेगा। तो यहाँ पर जो के का वैल्यू था, जो हमको के मिला, ध्यान रखिएगा ये एयर के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर के का जो हमको वैल्यू मिला वह मिला 9 × 10⁹। ठीक है।
अच्छा, इसकी मात्रा की बात करें तो यहाँ पे देखिए न्यूटन, आर स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये नीचे आएगा तो प्रति कूलम स्क्वायर। ये हमको के का वैल्यू मिल गया, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो एयर के लिए कांस्टेंट का वैल्यू हम यहीं पे रखेंगे, इसी को रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, हाँ, इस पे अब जब हम बात करें एप्सिलॉन नॉट की, तो अगर हम ये टोटल वैल्यू यहाँ पे रखें, ठीक है, और तो हम यहाँ पे इजीली जो है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू आता है वो हमको मिलता है 8.855, अच्छा, इंटू 10⁻⁻12। अब देखो, अब जो है अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो यहां पे देखिए एप्सिलॉन को इधर भेज दीजिए, ठीक है, तो एफ ऑफ ई इधर आ जाएगा, तो इसका मात्रक हमको क्या मिलेगा, मात्रक मिल जाएगा हमको कूलम स्क्वायर प्रति पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मिल गया, ठीक है, 8.855 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसका जो डायमेंशन होगा, अच्छा, अब देखो अगर डायमेंशन की बात करें तो एप्सिलॉन को इधर कर दो तो देखो Q1 Q2 है, तो Q के लिए 80 Q के लिए हमने डायमेंशन देखा था कि आवेश जो एक अदिश राशि है और इसका डायमेंशन जो होता है वो 80 होता है। यहाँ पे क्या है, एम्पियर है, और P क्या है, टाइम है। अच्छा, अपान फोर्स यहाँ पे आएगा तो ये हो गया आपका फोर्स के लिए, और डिस्टेंस के लिए हो गया L का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसको मिला देंगे तो हमको डायमेंशन मिल जाएगा इसका 21 हो जाएगा, और तो हमको यहाँ पे डायमेंशन मिल जाएगा एन पे माइनस हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी -2 पर जाएगा, 4 हो जाएगा टी के लिए, एन एन पे -1 हो गया, एन पर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ई पे 2 हो जाएगा, और टी पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको डायमेंशन मिल गया, ठीक है। इस तरह से अगर हम डायमेंशन की बात करें एप्सिलॉन नॉट के, तो डायमेंशन होगा n पे -1, l पे -3, a पे 2 और t पे 4, ठीक है।
अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ और, इसको देख लेते हैं फिर इसको समाप्त करते हैं। कल की वीडियो में जो है हम बात करेंगे कि अगर कोई दो बॉडी है, उन दोनों के बीच जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लग रहा है और दोनों के बीच जो है ग्रेविटेशन फोर्स भी लगता है, तो उन दोनों का आपस में कंपेरिजन क्या होगा, रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशन फोर्स की तुलना में काफ़ी अधिक पावरफुल होता है और वो होता है करीब 10⁻39 टाइम्स इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका कैलकुलेशन करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, अब देखिए इसको मिटा देते हैं। जिसका सिंपल के होता है। अब यहाँ पे देखो के क्या होता है। अब यहाँ पर अभी हमने देखा कि एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो 8.855 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में कि मीडियम अगर चेंज होगा तो फोर्स का मान बदल जाएगा। और फोर्स का मान क्यों बदलेगा, क्योंकि परमिटिविटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे मीडियम हैं और बहुत सारे मीडियम है तो सबकी परमिटिविटी का जो मान है हम उसको याद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है को बनाया गया। डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताता है, देखो तो के जो होता है एक रेशियो होता है, किसके बीच में है ये रेशियो, तो ये बताता है कि कोई अदर मीडियम है, ठीक है, एप्सिलॉन किसी अन्य मीडियम की जो परमिटिविटी है, ठीक है, उसका जो है एयर की जो परमिटिविटी है, एयर और वैक्यूम की जो परमिटिविटी है, उन दोनों के बीच का रेशियो क्या है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमको के लिए एक नंबर याद करना पड़ता है 1 2 3 4 5। जैसे मान लो अगर कोई एक मीडियम है और इसके लिए डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 5 दिया हुआ है, तो 5 का मतलब क्या होता है, तो 5 का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि उस मीडियम की जो परमिटिविटी है वह एयर की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। किसे सुनिए, अगर कोई एक मीडियम दिया हुआ है और आपसे कहा जाए कि उस मीडियम की परमिटिविटी जो है, उस मीडियम का डायरेक्ट कांस्टेंट 5 है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस मीडियम की जो परमिटिविटी है उस मीडियम का जो वैद्युशीलता है वह जो है वह एयर की तुलना में एयर या वैक्यूम की तुलना में उतने गुना ज्यादा है। ठीक है, अगर 5 है तो 5 गुना ज्यादा है, ये का मान अगर 10 है तो 10 गुना वो ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे के क्या है, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो हमारा जो फॉर्मूला कूलम्ब लॉ का जो फॉर्मूला है 1.45 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर, तो शुरू में मैंने बताया कि ये जो है सिर्फ एयर के लिए या वैक्यूम के लिए है। तो अगर मीडियम चेंज होता है तो इस फॉर्मूले को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, F of E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। यहाँ K लगाने का मतलब क्या, उस मीडियम की परमिटिविटी। ठीक है, फिर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमको ओवरऑल ये फॉर्मूला मिलता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इसके अलावा की का मान जो होता है वह एयर के लिए, वैक्यूम के लिए इसका मान 1 रखेंगे। ठीक है, के का मान, अच्छा क्यों, क्योंकि फिर वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, अगर एयर की बात करें तो मैंने शुरू में बताया कि एयर की जो परमिटिविटी होती है और जो वैक्यूम की परमिटिविटी है तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। तो एयर के लिए के का मान जो होता है वह होता है 1.00059, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, वैक्यूम के लिए बात करें तो इसका वैल्यू जो है 1 होता है। ठीक है, ठीक है। और फॉर मेटल की का वैल्यू इन्फिनिट होता है। ठीक है, तो वैक्यूम के लिए इसका मान 1 होता है, एयर के लिए 1.00059 होता है और मेटल के इसका वैल्यू जो है वह इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा लाइनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पैराबोलिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो इस पर हम पूरा डिस्कस करेंगे।